हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस पर शुभा में। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की क्लास पर आते हैं। तो आज की क्लास पर आने से पहले एक बार आपको बता ही दूँ, जो चैनल पर नए हैं या जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कि हमारे चैनल पर जो हम क्लासेस पढ़ते हैं, क्लासेस करते हैं, अल्टरनेट क्लास होती है। मतलब एक दिन हमारी हिस्ट्री की होगी, एक दिन हमारी ज्योग्राफी की होगी। तो हिस्ट्री के अंदर हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री के अंदर हम धर्मों के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो ज्योग्राफी है उसमें हम अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। लगभग वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हम वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ स्टैटिक पोर्शन रहता है। ठीक है, कि मतलब जैसे हम कह सकते हैं विश्व में पहला स्थान, दूसरा स्थान कौन से देशों का किस किन किन चीज़ों में होता है। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, वो हम स्टैटिक में कवर कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपना इंडियन ज्योग्राफी पर आएंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है? तो अब आते हैं आज की क्लास पर, आज के टॉपिक पर। तो वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? हमने ये जाना था लास्ट क्लास में कि जो हमारा वायुमंडल है उसकी क्या है, उसकी 5 परतें हैं, 5 लेयर्स हैं उसकी। तो वो कौन सी हैं, उन 5 परतों के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके अंदर हम पढ़ने लगे, मतलब जो परतें हैं इसकी हमारे एटमॉस्फेयर की, तो उसमें से भी जो उनसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहली परत जिसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं या ट्रोपोस्फेयर हम कह सकते हैं, वो हम बोलते हैं। तो उसके बारे में हमने पहली क्लास में कर लिया था। अब आगे जो दूसरी परत आती है जिसको हम समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर हम कह सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले टाइटल डाल लेते हैं समताप मंडल। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेटोस्फेयर से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है या पॉसिबिलिटीज हैं कि पूछ लिया जाएगा, मतलब जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, जिन नोट्स से पढ़ाती हूँ, तो वो क्वेश्चंस हैं, मतलब उन वन लाइनर के फॉर्म में वो क्वेश्चंस हैं जो अब तक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, या मतलब वन डे एग्जाम में पॉसिबिलिटीज़ है कि इससे बाहर क्वेश्चन आपका बनेगा ही नहीं। ठीक है, 100% तो कुछ नहीं होता, बट हाँ 95% कह सकती हूँ कि जिस टॉपिक के बारे में जितना पढ़ा रही हूँ, जितना बता रही हूँ, तो 95% उस टॉपिक से आपका बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 95% ये है कि उस टॉपिक से आना ही आना है आपका। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, वन डे एग्ज़ाम, चाहे आपका स्टेट का कोई भी स्टेट पुलिस का हो या फिर एसएससी का हो, जीडी वगैरह का हो, कोई भी हो। ठीक है, उसमें आपका इससे इजीली कवर हो जाएगा। तो समताप मंडल के बारे में अब सबसे पहली जो लेयर है वो कौन सी लेयर है? सबसे पहली लेयर है क्षोभ मंडल। हमारी जो पृथ्वी है उसकी सतह से सबसे पहली लेयर है क्षोभ मंडल है। ठीक है, जो कि क्या है, 18 किलोमीटर तक है। बट एवरेजली हमने क्या बोला था, एवरेजली वो 12 किलोमीटर तक फैली हुई है। क्यों? क्योंकि जो इक्वेटर पे वो अलग है और पोल्स पे वो अलग है। किस किस तरीके से, वो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको करा दिया है, तो आप एक बार उसको देख लेना। अब हम बात करते हैं अब समताप मंडल की यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर की। तो स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे पहली बात क्या आती है, समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। जैसे कि हमारा क्षोभ मंडल था 18 किलोमीटर की, और एवरेजली हम लगभग में बोले तो 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक था। उसी तरीके से जो हमारा समताप मंडल है वो पृथ्वी की सतह से कितना है, 50 किलोमीटर तक है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। ध्रुवों पर
सबसे अधिक होती है और कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादल की गरज, इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादल की गरज, देखो मैंने वैसे आपको बता दिया था कि जितने भी जो एटमॉस्फेरिक फेनोमेनाज होते हैं वो सब ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल के अंदर होते हैं। उसके अलावा ये मैं आपको वर्बली भी बता सकती हूँ, जो ये बातें हैं कि इसमें नहीं होती ये सारी चीज़ें, वो मैं आपको वर्बली भी बता सकती हूँ। बट ये है कि वर्बली बताऊंगी, जो भी बेसिक से पढ़ रहे हैं वो इस बात को भूल जाएंगे, तो इसलिए मैं एक एक मतलब एक एक चीज़ आपको लिख के बता रही हूँ। ठीक है, तो जो भी नोट्स बना रहे हो वो अपने अकॉर्डिंग कर लेना। बिजली कड़क, क्या चीज? बिजली कड़क, धूल कण एवं जलवाष्प, धूल कण एवं जलवाष्प, आदि कुछ नहीं होती है। नहीं होती है। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जितने भी वेदर से रिलेटेड जो भी फेनोमेनाज होते हैं वो हमारे कहाँ पर होते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर होते हैं, यानी कि क्षोभ मंडल के अंदर होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जो हमारे प्लेन्स वगैरह हैं, एरोप्लेन वगैरह हैं, वो सब स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारी लेयर है उसमें उड़ते हैं। ठीक है, वैसे मैं लिखवाऊंगी ये चीज़ भी। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। दशा पाई जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अगला देखें। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है। ठीक है, जिन्हें मुलाभ मेघ कहते हैं। या इंग्लिश में भी लिख लो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मुलाभ मेघ को क्या बोलेंगे? मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। ओके,
नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं अब, समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो कि मैंने आपको बता दिया था जब हम गैसेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो ओजोन गैस है ना, वो कहाँ पर पाई जाती है, वो मैंने वहां आपको इसलिए नहीं बताया था जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, अब यहाँ बता दिया इसलिए। तो वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पर जो है ओजोन गैस की वो पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है। ठीक है, ये लिखवा दे रही हूँ, वैसे जरूरत तो नहीं है, उसमें मैंने वहां लिखवाया हुआ है, जो कि क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, पराबैंगनी ना लिख के मैंने अल्ट्रावायलेट रेज लिख दिया है, तो आप समझ जाना। यूवी रेज को, एक मिनट, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। किसको, जो ये है स्ट्रेटोस्फेयर को। ठीक है, इसलिए इसे हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, किसको, स्ट्रेटोस्फेयर को। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिएगा, पहले इसमें अभी और भी है, 2-3 पॉइंट्स हैं, वो बाद में देख लेंगे, इसको देख लेते हैं पहले। तो जो हमारा समताप मंडल है, यानी कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, हमारी जो अर्थ है उसकी जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो दूसरी लेयर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल। तो उसमें क्या बताया गया है कि जो हमारी समताप मंडल है वो क्या है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो ये जो लेयर है ये पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है और कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। तो इसकी जो मोटाई है ना, इस लेयर की जो पोल्स हैं, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होती है, और जो विषुवत रेखा है उस पर क्या होता है, लगभग कभी कभी तो ऐसा होता है कि है ही नहीं, इसका लोप हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादल की गरज, बिजली कड़क, धूल कण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होता है इस लेयर के अंदर। जैसे बारिश का होना, जलवाष्प हो गया, वाटर वेपर्स, धूल के कण हो गए, या बिजली का गरजना हो गया। जैसे हम देखते हैं ना, जब बारिश वगैरह आती है तो बिजली गरजती है, या बादल जो होते हैं, तो ये सब इस लेयर के अंदर कुछ भी नहीं होता है। ये लेयर बिल्कुल क्लीन होती है, बिल्कुल साफ होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इस मंडल में वायुयान उड़ाने के आदर्श दशा पाई जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारे प्लेन्स हैं, जो हमारे एरोप्लेन्स हैं, वो हमारे इसी लेयर के अंदर उड़ाए जाते हैं, तो बादलों से ऊपर रहते हैं। तो वो जो हम कौन सी लेयर में रहते हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ना इसका आंसर अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें मुलाब मेघ या फिर मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड कहते हैं। कभी कभी एक विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिनको हम मुलाब मेघ यानी कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है।
तो ये एक्सेप्शन हम कह सकते हैं इसके लिए। तो आगे देखते हैं, समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। अब जो हमारा समताप मंडल है, इसकी एक महत्वपूर्ण क्या बात है कि इसके अंदर ही जो हमारी ओजोन गैस है, जो हमारी O3 है, जो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, वो पाई जाती है। तो वो किस लिए पाई जाती है या उसका काम क्या होता है ओजोन गैस का, वो मैंने आपको बताया था जब स्टार्टिंग में हम गैसेस के बारे में पढ़ रहे थे, कि वो जो सन से जो यूवी रेज आती हैं, जो स्किन कैंसर की डिजीज जो होती है उसको जनरेट करती हैं, उसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, तो उन रेज को वो अर्थ पर नहीं आने देती है। ओजोन जो लेयर है, ओजोन गैस की जो लेयर है, तो ओजोन गैस की लेयर कहाँ पर, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है। ठीक है, अब हम आगे जाने, तो इसलिए हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। तो इसलिए इसे किसको, हम समताप मंडल को यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर को हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे जानते हैं समताप मंडल के बारे में। 2-3 पॉइंट और हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। ठीक है, जल्दी कुछ नहीं है, आराम आराम से कराऊंगी, चाहे कितनी भी क्लास लो, कितने भी टॉपिक के लिए पूरा कंप्लीट में कराऊंगी। ठीक है, चलो देखो, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ओजोन गैस को नष्ट करने वाली गैस, सॉरी गैस नहीं, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, या फिर जो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो है। ठीक है, आगे इसी में है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है, जो AC एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ठीक है, ओजोन परत में पहले मैं सोच रही थी आज ही कंप्लीट हो जाएगा, बट आज नहीं होगा, इसमें एक क्लास और लगेगी। इसके बाद हम मध्यमंडल यानी कि मीसोस्फेयर के बारे में कर लेंगे, फिर 2 रह जाएंगे, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो ओजोन परत में क्षरण CFC की उपस्थिति सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। Cl
के कारण होती है। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई नापने में ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो आगे बात करें अगर हम, तो ओजोन की जो परत है, ओजोन की जो लेयर है, ऐसा सुनने में आता है कि उसमें क्या है, छेद हो रहा है। ठीक है, वो लेयर क्या हो रही है, पतली। छेद का मतलब है कि वो लेयर पतली होती जा रही है। तो वो किस वजह से पतली हो रही है, वो उस वजह से पतली हो रही है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस जो है CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम बोलते हैं। तो CFC जो गैस है, इसका मतलब लोग क्या है, इसका कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, ये इस गैस को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। CFC गैस जो हम परफ्यूम वगैरह, डिओ वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें से भी ये गैस उसके अंदर भरी जाती है। इसमें लिखा नहीं हो रहा बट मैं बता रही हूँ। ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है, जो कि क्या है, जो फ्रिज वगैरह होते हैं, AC वगैरह होते हैं, अब तो क्या है, अब वो गैस CFC गैस नहीं भरी जा रही। मोस्टली जो फ्रिज वगैरह हैं और जो AC वगैरह हैं, उनमें अब जो नए आ रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी के हैं, तो उसमें उनमें क्या है, इसको देखते हुए कि हमारी जो ओजोन की लेयर है वो ख़त्म हो रही है, वो पतली हो रही है, किसकी वजह से, इस गैस की वजह से। तो उसका कंज्यूम करना धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन जो फ्रिज वगैरह है हमारे और AC है, उनमें जो गैस भरी जाती है वो CFC भरी जाती है। तो जिस वजह से जो हमारी ओजोन परत है वो नष्ट हो जाती है CFC के कारण। ओजोन परत में क्षरण CFC की उपस्थिति सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन में जो ओजोन की जो लेयर है उसमें जो मतलब कमी आ रही है, वो पतली जो हो रही है, तो इसके अंदर जो हमारे CFC के अंदर जो क्लोरीन जो गैस है, जो एक्टिव क्लोरीन, सक्रिय क्लोरीन का मतलब है कि जो एक्टिव क्लोरीन गैस है ना, उसकी प्रेजेंस की वजह से हो रही है। ठीक है, तो इतनी बात, वैसे तो ज़्यादा डीप तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पर फिर भी यहाँ पे आया इसलिए मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, देखो, तो इसलिए कहते हैं कि जो ये गैस है इसका यूज़ कम करना चाहिए, तो इस वजह से कम करना चाहिए। आगे बात करें तो ओजोन परत है ये। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि हम क्या करते हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं। ठीक है, ऊंचाई को मतलब हाइट को भी हम किस हिसाब से, जो यूनिट्स होती हैं, स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में नापते हैं। तो जो यूनिट्स होती है ना किसी भी चीज़ को नापने के लिए, तो उसी तरीके से जो हमारी ओजोन की लेयर है उसको नापने के लिए या उसको जो नापा जाता है उसकी जो यूनिट है वो क्या है, डॉप्सन है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, या आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसी के साथ जो हमारा ये दूसरी लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, हमारे वायुमंडल की, जिसको हम क्या बोलते हैं, समतापमंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम मध्य मंडल पर आएंगे। ठीक है, चलिए इसको रब करके आते हैं मध्य मंडल पर, जिसको मीजोस्फेयर बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे ट्रोपोस्फेयर, हमारे स्ट्रेटोस्फेयर से, और जो हमारी लास्ट वाली जो एक्सोस्फेयर है, उनसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम मध्य मंडल पर। यानी कि मीजोस्फेयर। अगर हम मेसोस्फेयर की बात करें तो
मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ठीक है, इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ, देखो स्ट्रेटोस्फेयर में हमने टेम्परेचर से रिलेटेड कोई बात नहीं पढ़ी थी, हमने ट्रोपोस्फेयर में पढ़ी थी और अब हम मिसोस्फेयर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ना आपको चीज़ों को रिलेट कर करके कि इसमें ये चीज़ थी, इसमें ये चीज़ नहीं थी, इसमें ये चीज़ थी, तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगर हम आगे बात करें इसमें तो कह सकते हैं कि इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ, इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ, इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। तापमान में कमी होने लगती है। टेम्परेचर में ना इसमें भी कमी आने लगती है जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। बस इससे जो पूछा जाता है बस इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा इससे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, फिर हमारा रह जाएगा आयन मंडल, आयनोस्फेयर, और बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर। उसको हम अपनी कल वाली क्लास में कवर कर लेंगे, वरना फिर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लगभग 1 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो जो हमारा मेसोस्फेयर है यानी कि हमारा मध्यमंडल है, जो हमारे एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर है, तीसरी परत है, तो उसके बारे में क्या कहा गया है? मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। जो मध्यमंडल है समताप मंडल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है, पृथ्वी की सतह से नहीं, समताप मंडल की जो लेयर है वहां से ऊपर 80 किलोमीटर तक ऊंचाई तक ये मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फेयर फैला हुआ है। अब आगे बात करें, इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। अब जैसे कि हमने ट्रोपोस्फेयर में पढ़ा था कि 1 किलोमीटर चलने पर, नहीं 163 मीटर चलने पर, ऐसा कुछ था ना, 162 या 163 मीटर चलने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो 1 डिग्री, हाँ 163 नहीं था, 165 मीटर था, तो 165 मीटर ऊपर तक चलने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारा मेसोस्फेयर यानी कि मध्यमंडल है, जिसमें क्या है, हम ऊपर चलते हैं। अब इसमें जो एग्जैक्ट है कि कितने किलोमीटर चलने पर कितना टेम्परेचर कम होता है ये नहीं दिया हुआ है, ना में ये करवा रही, इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है।
ठीक है। तो आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से 2 आयन मंडल हैं जिनके अंदर जिनकी जो लेयर्स हैं उनमें जाने पर नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है, कम होता है। तो इसलिए ये सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये आपको बता दिया है मैंने। तो इसमें क्या है, जैसे ही ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर में कमी होने लगती है। तो जैसे ही 80 किलोमीटर टॉप पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हो जाता है वो माइनस में 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। जो ऊपरी परत है, मतलब जहाँ से इसके बाद वाली जो परत स्टार्ट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, जो दोनों का बीच में जो पार्टीशन है उसको हम मध्य सीमा कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो था मध्यमंडल और समताप मंडल। अब हम कल जो पढ़ेंगे आयन मंडल और बाह्य मंडल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कल मतलब इसके बाद वाली जो क्लास होगी। ठीक है, अब आपको क्लास में कोई भी किसी तरीके की कोई मॉडिफिकेशंस चाहिए या फिर डेली ऐसे करूँ कि शॉर्ट्स वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ, शॉर्ट्स वीडियो में भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन ले लिया, डेली एक एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर ले कि एक क्वेश्चन ले लिया और उसका आंसर बता दिया या फिर ऑप्शंस बता दिए, आप कमेंट में आंसर बता दो कहीं से भी ढूंढ के, कहीं से भी। कभी ऐसे कर लिया करूँगी कि आंसर बता दूँगी, कभी ये पूछ लिया करूँगी कि आप कमेंट में इसका आंसर बता दो। ठीक है, तो ये मैं सोच रही हूँ, कोई आपका सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो क्लास आपको कैसी लगी है आप ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करने के बाद आगे और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा। आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस चैनल के लिंक को भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल पर, अगर आप पहली बार आए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।